हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, अब अभी प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने ये देखा कि किसी करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड आउट करने के कई मेथड्स हैं, कई तरीके हैं, ठीक ना? जिसमें एक बायो-सेवर्ट लॉ है और एक एम्पियर लैप्लास लॉ है। बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, जबकि एम्पियर लैप्लास लॉ के हेल्प से मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। दोनों में क्या रिलेशन है अभी हम आपको बता रहे हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो बायो-सेवर्ट लॉ ये दो साइंटिस्ट बायो और सेवर्ट के द्वारा गिवन है। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इस लॉ के हेल्प से हम किसी करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। और बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता है कि किसी करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P पर वो निम्नलिखित फैक्टर पर डिपेंड करता है, फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, अगर हम करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए मैग्नेटिक फील्ड को dB मान लें तो आइए देखते हैं किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। बायो-सेवर्ट लॉ क्या? बायो-सेवर्ट लॉ क्या? बायो-सेवर्ट लॉ इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये कैसा लॉ है? एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कैसा लॉ है? एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। ये किसी करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। किसके द्वारा? करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने बताया था कि B को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट P ड्यू टू अ करंट एलिमेंट डिपेंड्स। मीन्स किसी करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है। किस बात पर डिपेंड करती है? dV प्रोपोर्शनल I। dV प्रोपोर्शनल I। dV क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा? करंट एलिमेंट के द्वारा। I क्या है? करंट। किसमें? करंट एलिमेंट में। तो dV प्रोपोर्शनल I होता है। इसका मतलब करंट ज्यादा होगी, करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो dV प्रोपोर्शनल I होता है। दूसरा dV प्रोपोर्शनल dl होता है। dl क्या है? लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। dl अगर ज्यादा होगा तो करंट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, dl की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। dV प्रोपोर्शनल साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा अगर थीटा 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, थीटा 180 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, थीटा 90 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और dV प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। मीन्स जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उसकी डिस्टेंस ग्रेटर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉलर होगा, अगर उसकी डिस्टेंस स्मॉलर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ग्रेटर होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब सबको कंबाइन कर दें तो dV प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। dV प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे। कांस्टेंट को हम K सपोज कर लें। क्या सपोज कर लें? K। तो dV इक्वल टू हो गया K आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। K यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब K की वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करेगी। एक डिपेंड करेगा कि मीडियम क्या है, किस मीडियम में वायर रखा हुआ है, और दूसरा डिपेंड करेगा हम सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या SI सिस्टम यूज कर रहे हैं या CGS सिस्टम यूज कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा। हम मान लें कि ये एयर में वायर रखा हुआ है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं और हम SI सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो देखिए K की वैल्यू SI सिस्टम में होती है μ0/4π। K की वैल्यू SI सिस्टम में होती है μ0/4π। जैसे वहां 1/4πε0 आप लोग लेते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे यहाँ μ0/4π हम कंसीडर करते हैं। ये 10⁻⁷ होता है। क्या? 10⁻⁷ होता है, ठीक ना? किसमें? SI सिस्टम में। किसमें? SI सिस्टम में। और CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1।
सीजीएस सिस्टम में क्या होती है 1, ठीक ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है SI सिस्टम में और 1 होती है सीजीएस सिस्टम में। म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट की यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। किसके नाम पर रखी गई, निकोला टेस्ला के नाम पर। किस पर, निकोला टेस्ला के नाम पर। तो टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, TMA। क्या, TMA। तो टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, ये म्यू नॉट की यूनिट हो गई। क्या हो गई, यूनिट हो गई। म्यू नॉट क्या है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। क्या है, जैसे एप्सिलॉन नॉट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती थी, वैसे म्यू नॉट क्या है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब इसकी वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, बायोट समझ लो, ये आ जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका स्केलर फॉर्म में है। क्या है, स्केलर फॉर्म में है। क्या है, स्केलर फॉर्म में है। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहां यहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यूब आ जाएगा। तो आइडियल साइन, आइडियल क्रॉस वेक्टर R अपॉन R क्यूब, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये R क्यूब हो जाएगा। यहाँ वेक्टर रहेगा तो यहाँ R क्यूब हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म है। या इसको आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं, इसको आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस, यहाँ पर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर ले लेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप यूनिट वेक्टर लेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर आएगा, यहाँ वेक्टर लेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में आया। कैसे आया, ए क्रॉस बी होता है AB साइन थीटा, तो जहाँ पर AB साइन थीटा वहाँ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। अब अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कंप्लीट वायर का, तो क्या करेंगे, बी नेट हो जाएगा इंटीग्रेशन dB। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dB। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस R अपॉन R क्यूब। क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस R अपॉन R क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। dB का इंटीग्रेशन बी नेट हो जाएगा, आइडियल क्रॉस R अपॉन R क्यूब हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं, डिस्कशन इस पर कर लेते हैं। डिस्कशन में फर्स्ट पॉइंट, अभी हमने DH निकाला था। H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है 1/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ म्यू नॉट नहीं है और dB है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दिए, dB अपॉन DH हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये 1/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा dB अपॉन DH इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई आई अपॉन। तो यहाँ से dB अपॉन DH हो जाएगा म्यू नॉट। क्या हो जाएगा, dB अपॉन DH क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से जो है dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट DH हो जाएगा। dB को जो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट DH हो जाएगा वैक्यूम में। किस में, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में dB इक्वल टू म्यू नॉट DH हो जाएगा। अब DH क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। dB क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। दोनों में ये रिलेशन होता है वैक्यूम में। dB क्या है, करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड है। DH क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है। क्या है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ये क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 इंटीग्रेशन dB B होता है, इंटीग्रेशन DH H होता है। B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H आ जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H आ जाएगा, या B अपॉन H इक्वल टू म्यू नॉट आ जाएगा। क्या, B अपॉन H इक्वल टू म्यू नॉट आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फ्री स्पेस में मैग्नेटिक इंडक्शन भी हो, फ्री स्पेस में मैग्नेटाइजिंग फील्ड H हो, तो ये रिलेशन होता है। इसका मतलब फ्री स्पेस में मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो म्यू नॉट टाइम्स H होता है। अब अगर H 0 हो जाएगा तो B 0 हो जाएगा ना, H 0 हो जाएगा B 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब H की वजह से B प्रोड्यूस हुआ ना,
एच की वजह से बी प्रोड्यूस हुआ ना, तो एच क्या बना, काज, बी क्या है, इफेक्ट। यहां देखिए अगर एच 0 हो जाएगा तो बी 0 हो जाएगा, इसका मतलब एच की वजह से बी प्रोड्यूस हुआ है, तो अगर एच 0 हो जाएगा तो बी 0 हो जाएगा, तो एच क्या हो गया, काज, एच क्या हो गया, ये हो गया काज, और बी क्या हो गया, इफेक्ट, क्या हो गया, इफेक्ट। देखिए दुनिया में हर चीज काज और इफेक्ट होता है। जैसे आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए, नीट में सेलेक्ट हो जाए, एनडीए में सेलेक्ट हो जाए, आर्मी अफसर में सेलेक्ट हो जाए, गेट में सेलेक्ट हो जाए, ठीक ना, तो वो क्या है, इफेक्ट है सेलेक्ट होना। काज क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना। तो वैसे इसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है, तो ये काज है, ये इफेक्ट है। इसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं। अब हम कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें बायो-सैवर्ट लॉ में, वो देख लें। अब कुछ हम इसके इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर लें। देखिए अभी तक ये वायर एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, देखिए एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो भी एयर या वैक्यूम में है। जब एयर या वैक्यूम में है तो हमने म्यू नॉट का यूज किया है, किसका किया है, म्यू नॉट का यूज किया है। म्यू नॉट क्या है, फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। म्यू नॉट क्या है, फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला इंटू मीटर अपन पर एम्पियर। वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब अगर यहाँ पर कोई अगर दूसरा मैग्नेटिक मीडियम प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, देखिए ये मैग्नेटिक मीडियम प्रेजेंट है, ये करंट एलिमेंट ये है, और ये कोई मैग्नेटिक मीडियम है, ये आपका आईडियल है, ये पी पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू है, क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू है, क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये डीबीएम हो जाएगा, अभी तक ये डीबी होता था, अब डीबीएम हो जाएगा मैग्नेटिक, उस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा म्यू इंटू डी एच के, क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी एच के। अभी तक क्या था, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू डी एच, अब क्या हो जाएगा, डीबीएम इक्वल टू म्यू इंटू डी एच हो जाएगा। वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, म्यू इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब म्यू मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, जबकि म्यू नॉट क्या हुआ करती थी, फ्री स्पेस की, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डीबीएम अपॉन डी एच इक्वल टू हो जाएगा म्यू, डीबीएम अपॉन डी एच इक्वल टू हो जाएगा म्यू। इसका मतलब होगा कि डी एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करने पर जितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई किसी मीडियम में, उन दोनों का रेशियो म्यू है, जहां म्यू जो है उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। अब इनको डिवाइड कर दें, देखिए ये हम डीबीएम को डीबी से डिवाइड कर दें, देखिए डीबीएम को हम डीबी से डिवाइड कर दें, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें। देखिए इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दें, सेकंड को किससे डिवाइड कर दें, फर्स्ट से, तो ये क्या हो जाएगा डीबीएम, ये क्या हो जाएगा डीबी, तो ये हो जाएगा डीबीएम अपॉन डी, ये हो जाएगा डीबीएम अपॉन, ये हो जाएगा, ये डीबीएम है और ये डीबी है, डीबीएम अपॉन डीबी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू डी एच अपॉन म्यू नॉट डी एच, ये हो जाएगा म्यू एच अपॉन म्यू नॉट डी एच, तो हो जाएगा डीबीएम अपॉन डीबी क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर के, किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर के। म्यू आर क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, किसकी, मीडियम की, किसकी, मीडियम की। तो एक म्यू नॉट आया, एक म्यू आया, एक म्यू आर आया, जैसे वहां अपसाइलन नॉट आता था, अपसाइलन आता था, अपसाइलन आर आता था, यहाँ म्यू नॉट आ रहा, म्यू आ रहा, म्यू आर आ रहा, तो ये हो जाएगा म्यू आर। म्यू आर क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, क्या, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। यहां से डीबीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर डीबी हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से म्यू इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये रिलेशन आ जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू क्या है, मीडियम की रिलेटिव, मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी, म्यू नॉट क्या है, फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिबिलिटी, म्यू आर क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी मीडियम की। इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगी, इसकी यूनिट और डायमेंशन होगी, इसकी यूनिट और डायमेंशन होगी। अब आइए हम नेक्स्ट केस देखते हैं। अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पी डैश पर आ जाए, देखिए ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए पी डैश पर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0,
ये पॉइंट अगर पी डैश पर आ जाए तो थीटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो अगर उसी वायर पर लाई करे तो थीटा 0 हो जाएगा। अब देखिए थीटा 0 हो जाएगा, साइन थीटा साइन 0 0 होता है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इफ पॉइंट P lies on the current element at P dash theta equal to 0 sin 0 0 no magnetic field. If point P is taken on the wire, इसका मतलब हो गया कि अगर ये वायर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और पॉइंट इसी वायर के ऊपर ले लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो जब भी फील्ड पॉइंट किसी वायर के ऊपर ले लिया जाता है उसके सरफेस के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट केस देखें। ये P पॉइंट अगर P डबल डैश पर आ जाए, क्या आ जाए, P डबल डैश पर आ जाए, ये आ जाए, तो अब देखिए करंट एलिमेंट अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब क्या आ जाएगा, थीटा 180 डिग्री और साइन थीटा क्या हो, 0, डी भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर करंट इस डायरेक्शन में हो, कोई पॉइंट यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो जब भी कोई पॉइंट करंट करिंग वायर के ऊपर ले लिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अब अगर हम यही पॉइंट P इसके करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ले लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री पर ले लें, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, वो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जब हम करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लेंगे तो ये आ जाएगा और थीटा 0 डिग्री होगा, 0 हो जाएगा, थीटा 180 होगा, 0 हो जाएगा। ये रहा बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। बायोट-सेवर्ट लॉ के हेल्प से हम किसी एक करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं और फिर हम इसको अप्लाई करके किसी सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, अलग अलग डिफरेंट जो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का हम मैग्नेटिक फील्ड बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करके हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं, जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 3 क्वांटिटी मिलती थी। जब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे तो वहां पर आपको 3 क्वांटिटी मिलती थी। क्या क्या मिलती थी, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन। जब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करते थे तो वहां पर हमें 3 क्वांटिटी मिलती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक होती थी एप्सिलॉन नॉट जिसको आप बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक होती थी एप्सिलॉन और एक होती थी एप्सिलॉन आर, एक होती थी एप्सिलॉन आर। यहाँ पर अगर आप मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगी म्यू नॉट और आपको मिलेगी म्यू और आपको मिलेगी म्यू आर। तो जो चीज यहाँ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती थी वो यहाँ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी हो जाएगी। जो चीज यहाँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती थी यहाँ परमिबिलिटी ऑफ मीडियम हो जाएगी। जो यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती थी यहाँ पर परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस हो जाएगी। तो आपका एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखिए अगर हम म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट करें तो देखो क्या आएगा। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और एप्सिलॉन नॉट की, ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। और एप्सिलॉन नॉट देखिए कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई, ये आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गई म्यू नॉट की वैल्यू, ये हो गई किसकी, म्यू नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई, ये आ जाएगा। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 16। अब आप क्या करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, 1/स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 इंटू 10 टू द पावर 16। ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है। क्या होती है, लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड का फॉर्मूला मिल गया आपको 1/स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो आप यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, एक एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे, यहाँ म्यू नॉट है। जो एप्सिलॉन पढ़ते थे यहाँ म्यू है, जो एप्सिलॉन आर पढ़ते थे यहाँ म्यू आर है। ये कहलाता था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ये कहलाता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये है परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये था रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट देखिए, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁷। एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकाल लीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁻⁹। एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹ × 4 पाई, तो यहाँ से हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁷ अपॉन 1/9 × 10⁻9 × 4 पाई। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू ये आ गई, इसको रूट ले लें तो ये आ गई। ये क्या है, लाइट की स्पीड है। इसका मतलब हो गया लाइट की स्पीड c = होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। c = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये लाइट की स्पीड आ जाएगी। तो ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ये मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स तीनों कंबाइंड हो गया। ये काम किसने किया था, जेसी मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, जेसी मैक्सवेल ने। जेसी मैक्सवेल ने ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म तीनों को कंबाइंड कर दिया तो ऑप्टो इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिज्म हो जाएगा, ऑप्टो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा। तो ये तीनों आपकी कंबाइंड हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पूछा जाता है, याद रखेंगे। c = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है इन फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट होती है इन फ्री स्पेस। और अगर किसी मीडियम की बात करेंगे तो यही किसी मीडियम में हो जाएगा 1/√μ × एप्सिलॉन हो जाएगा। किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड हो जाएगी वो किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ये हो जाएगी और फ्री स्पेस में ये हो जाएगी। ये मीडियम में है, ये फ्री स्पेस में है। और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे, आप अगर डिवाइड कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे, देखिए c/v कर दीजिए। तो c/v करेंगे तो हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/√μ × एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हो जाएगा c/v = ये हो जाएगा √μ/μ0 और इंटू हो जाएगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। और ये c/v ये आपका हो जाएगा, इसको लिखेंगे μr और इसको लिखेंगे एप्सिलॉन r, ये आ जाएगा। ये μr हो जाएगा, ये एप्सिलॉन r हो जाएगा। और c/v क्या होता है, c/v होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो जाएगा c/v = √μr × एप्सिलॉन r आ जाएगा। ये √μr × एप्सिलॉन r आ जाएगा। और नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए μr की वैल्यू 1 होती है। नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए μr की वैल्यू 1 होती है। तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए, नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए μr कितना होता है, 1 होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = आ जाएगा। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n = आ जाएगा c/v = √εr आ जाएगा। ये रिलेशन आ जाएगा। n क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक, तो जो है ये रहा बायोट-सेवर्ट लॉ, उसका रहा डिस्कशन। अब आप इसको अच्छे से कर लेंगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। ओके, बट याद रखेंगे कि μr यहाँ पर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। μr जो है, ये μr जो है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम है। और ये जो है वो मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम है। ये रिलेटिव है, ये भी मीडियम के लिए, ये भी मीडियम के लिए, ये फ्री स्पेस के लिए है, याद रखेंगे। ओके।